Hello everyone, welcome to the World History series of B Arts Topper according to the BA 5th semester syllabus of Punjab University. प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्यूडलिज्म का मीनिंग अंडरस्टैंड किया था और समझा था कि फ्यूडलिज्म क्या है। एक ऐसा सिस्टम जो प्रिवेलेंट था मिडिवल पीरियड की यूरोपियन सोसाइटी में, जिसमें लैंड की कंडीशनल ओनरशिप होती थी एक हायरार्किकल ऑर्डर में इन एक्सचेंज ऑफ सम सर्विसेज। तो लैंड प्रोवाइड किया जाता था कुछ सर्विसेज के एक्सचेंज में, और ये जो सिस्टम था एक हायरार्किकल ऑर्डर में चल रहा था मिडिवल पीरियड की यूरोपियन सोसाइटी में। फाइन, आज इसी टॉपिक को हमने कंटिन्यू करना है और फ्यूडलिज्म का फीचर्स अंडरस्टैंड करने हैं। ठीक है, तो मीनिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था डिटेल में। आज हमने क्या करना है, फीचर्स करने हैं। फीचर्स में जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो फ्यूडल हायरार्की ही है, क्योंकि इसमें सब कुछ जो था वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में चल रहा था सोसाइटी में। तो फ्यूडल हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें किंग ओनर होता था लैंड का और सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे आएगा। देन उसके बाद किंग अपनी जो लैंड प्रोवाइड करता था अपने से छोटे नोबल्स को, जिनको कि बैरन्स या लॉर्ड्स कहा जाता है, उस टाइम कहा जाता था सोसाइटी में। उसके बाद थर्ड नंबर पे नाइट्स हैं, देन फ्रीमैन, लास्ट पे हैं पीजेंट्स। और ये पीजेंट्स जो हैं इनकी फिर फर्दर टू कैटेगरीज हैं, एक फ्री होल्डर्स पीजेंट्स होते थे और दूसरे होते थे सर्फ्स। फाइन, तो सर्फ्स जो हैं इसमें सबसे लोएस्ट रैंक में आएंगे। ब्रॉडली कहें तो पीजेंट्स, और पीजेंट्स में भी सर्फ्स जो है सबसे लोएस्ट रैंक में आएंगे फ्यूडल हायरार्की में। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट है, बहुत ही क्लियर है इसमें, और ये डायग्राम दोनों सेम ही चीज़ कन्वे कर रहे हैं वैसे, बट यहाँ पे सर्विसेज भी लिखी हैं। जैसे किंग जो है ये अपने नोबल्स को लैंड प्रोवाइड करता था, फिर उस लैंड को फीफ कहते थे, तो वो फीफ जो थी वो किंग नोबल्स को दिया करता था, और ये जो नोबल्स थे फिर आगे अपनी लैंड प्रोवाइड करते थे लेसर लॉर्ड्स को, इनसे छोटे नोबल्स को। ये जो इनसे जो इनसे थोड़ी लोअर पोजीशन पे जो नोबल्स होते थे उनको ये लैंड प्रोवाइड कर दिया करते थे, और इनसे फिर मिलिट्री सर्विस लेते थे एक्सचेंज में। इनको बोलते थे नाइट्स, और ये जो नाइट्स थे ये अपनी लैंड पे कल्टीवेशन करवाते थे पीजेंट्स से। ठीक है, तो सारी लैंड का ओनर किंग होता था, अपनी लैंड का कुछ पार्ट ये प्रोवाइड करता था नोबल्स को, नोबल्स भी फिर उसमें से कुछ पार्ट आगे प्रोवाइड करते थे नाइट्स को, और नाइट्स उस पर कल्टीवेशन करवाते थे पीजेंट्स से। ठीक है, तो पीजेंट्स फूड एंड अदर लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे अपने से ऊपर की सारी क्लासेस को वैसे तो। ठीक है, देन ये जो नाइट्स हैं ये नोबल्स को मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे, और नोबल्स फिर आगे किंग को मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो किंग को जब ये नोबल्स मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे तो ये खुद नहीं जाया करते थे, नाइट्स को ही ये प्रोवाइड कर दिया करते थे डायरेक्टली कि जाओ आप किंग को मिलिट्री सर्विस दे के आओ जब भी किंग को कोई वॉर के टाइम ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ये फ्यूडल हायरार्की का डायग्राम है। इसको आप अपने एग्जाम में ज़रूर बनाना चाहो तो ये फ्लो चार्ट बना सकते हो या डायग्राम बना सकते हो, बस ये कार्टून्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनको हमने वन बाय वन डिटेल में अब स्टडी करना है। फर्स्ट है किंग द ओनर ऑफ लैंड। तो किंग जो होता था वो ओनर होता था एंटायर लैंड का। किंगडम में जितनी भी लैंड होती थी सबका ओनर सिर्फ एक ही होता था, किंग। सो फ्यूडल हायरार्की कंसिस्टेड ऑफ द किंग एट द टॉप। तो किंग क्योंकि ओनर होता था लैंड का, तो फ्यूडल हायरार्की में सबसे टॉप पोजीशन पे किंग आया करता था। ही वॉज कंसिडर्ड द ओनर ऑफ द एंटायर लैंड इन द किंगडम। ही केप्ट सम पोर्शन ऑफ द लैंड दैट इज कॉल्ड क्राउन लैंड विद हिम, एंड रेस्ट ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज नोबल्स एज वसल्स। तो किंग के पास जितनी भी लैंड होती थी किंगडम में सबका ओनर तो वो होता था, लेकिन अपने पास वो थोड़ी ही लैंड रखता था। जो कुछ एक पोर्शन वो लैंड का अपने पास में रखता था उसको बोलते थे क्राउन लैंड। ठीक है, तो क्राउन लैंड वो लैंड होती थी जिसको किंग अपने पास रखता था, बाकी सारी लैंड वो अपने नोबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। ठीक है, लेकिन एंटायर लैंड का ओनर फिर भी किंग ही माना जाता था। ठीक है, तो बेशक वो अपने पास थोड़ी लैंड रखता था, वो डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो वो जो नोबल्स होते थे वो किंग के बिहाफ पे ही काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बैरन्स और लॉर्ड्स। ये सेकंड पोजीशन पे आते हैं फ्यूडल हायरार्की में। नोबल्स ही होते हैं ये किंग के। सो द नोबल्स हु वर गिवन लैंड्स बाय द किंग एंड इन टर्न प्लेज्ड लॉयल्टी एंड सर्विस वर कॉल्ड एज बैरन्स और लॉर्ड्स। तो बैरन्स या लॉर्ड्स दोनों ही नाम इनके लिए यूज़ किए जाते हैं, दोनों ही जो टर्म्स हैं
उन नोबल्स के लिए यूज़ की जाती है जो कि किंग जिनको डायरेक्टली अपनी लैंड प्रोवाइड करता था और उसके टर्न में वो कुछ सर्विसेज और लॉयल्टी प्लेज करते थे। वो लॉयल्टी की शपथ लेते थे कि हम किंग के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे और जब भी किंग को मिलिट्री सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, या और भी कुछ जो भी उनकी सर्विसेज रहा करती थी वो सब वो प्रोवाइड करवाते थे। एनी लॉर्ड हिमसेल्फ वॉज नॉट द डायरेक्ट ओनर ऑफ द लैंड अंडर हिम, ही हेल्ड लैंड इन द नेम ऑफ हिज ओवरलॉर्ड दैट इज द किंग। तो कोई भी लॉर्ड कभी भी अपने जो भी लैंड उसके पास है वो उसका डायरेक्ट ओनर नहीं होता था, क्योंकि मैंने अभी बताया कि किंग ही सारी लैंड का ओनर था। बेशक वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, लेकिन जो उसका मालिक होता था लैंड का वो लॉर्ड नहीं कहलाता था। लॉर्ड के पास लैंड होती थी लेकिन वो किंग की दी हुई होती थी, उसका मालिक किंग ही रहता था। ठीक है, तो जो भी लैंड उसके पास होती थी वो इन द नेम ऑफ हिज ओवरलॉर्ड ही उसको अपने पास रखता था किंग, और उसका मालिक किंग ही कंसीडर किया जाता था ओनर। ईच लॉर्ड हैड हिज ओन सोल्जर्स एंड वॉज द सोल अथॉरिटी इन हिज स्टेट। तो हर एक लॉर्ड के पास अपने सोल्जर्स भी होते थे और कंप्लीट अथॉरिटी होती थी उसकी अपने स्टेट में, बट ओनर किंग होता था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ही रेंडर मिलिट्री सर्विस टू द किंग इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड प्रोटेक्ट हिज लैंड्स एंड इनहेबिटेंट्स विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री सर्विस किंग को प्रोवाइड करने का काम ये लॉर्ड्स किया करते थे। लेकिन ये जो है ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये आर्म्ड फोर्सेस प्रोवाइड करते थे, आर्मी प्रोवाइड करते थे किंग को, खुद वहाँ पे जाके कोई वॉर के टाइम पे ये लड़ाई नहीं लड़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पोजीशन पे जो आते थे ये होते थे नाइट्स। नाइट्स वो होते थे जिनको लॉर्ड अपने लैंड का कुछ पार्ट प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो लॉर्ड जो है वो अपने लैंड का कुछ पार्ट प्रोवाइड करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो लॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट फर्दर देयर लैंड्स टू अदर वेसल्स नोन एज लेसर लॉर्ड्स और नाइट्स। तो इनको लेसर लॉर्ड्स भी कहा जाता था क्योंकि लॉर्ड्स से छोटे होते थे ये पोजीशन में। हु रिसीव्ड अ स्मॉल फीफ और मेनर, मेनर भी लैंड को ही कहा जाता था और फीफ भी। ठीक है, तो दोनों टर्म्स ये लैंड के लिए यूज़ की जाती थी। तो नाइट्स या लेसर लॉर्ड्स या वेसल्स उनको बोलते थे जो कि लेसर लॉर्ड्स होते थे, लॉर्ड्स से लोअर पोजीशन के होते थे, जिनको लॉर्ड या बैरन जो है वो अपनी लैंड का कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करता था। और यही नाइट्स वो होते थे जो किंग को फिर मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। मतलब लॉर्ड जब एक मिनट, जब इस डायग्राम में देखो, सो लॉर्ड जो होता था नोबल, जब उसको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी किंग को तो वो इन्हीं नाइट्स को डायरेक्टली प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो ये नाइट्स एक्चुअल में क्या थे, आर्मी मैन थे। फाइन, सो दीज लेसर लॉर्ड्स रिसीव्ड ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड एंड प्रोवाइड मिलिट्री सर्विस टू द लॉर्ड। तो लैंड से जो भी इनकम होती थी वो ही अपने पास रखते थे और लॉर्ड को मिलिट्री सर्विस उसके एक्सचेंज में प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री मैन। इन द सोसाइटी बिलो द लॉर्ड्स एंड नाइट्स वर द फ्री मैन। तो सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं मिडिवल टाइम्स की, इसको अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि मिडिवल पीरियड की यूरोपियन सोसाइटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो उस टाइम पे क्या था कि लॉर्ड्स और नाइट्स के बाद एक क्लास और थी, वो थी फ्री मैन की। ये फ्री मैन कौन थे? दे वर द प्रोफेशनल्स, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, आर्टिसंस एंड सम पीजेंट्स हु ओन्ड देयर लैंड्स। तो ये कोई भी नॉर्मल काम वाले इंसान होते थे, जो कोई प्रोफेशनल है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, या कोई हाथ से काम करने वाला आर्टिसन है, या कोई मर्चेंट या ट्रेडर है। ठीक है, तो इन सबको फ्री मैन की कैटेगरी में डाला जाता था, जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी लैंड होती थी अपनी इनकम के लिए, और बाकी इनका जो बिजनेस था वो अलग था। फाइन, नेक्स्ट आते हैं पीजेंट्स। पीजेंट्स लोएस्ट रैंक के लोग होते थे फ्यूडल हायरार्की में। पीजेंट्स फॉर्म द लोएस्ट एंड लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो लोएस्ट भी और पॉपुलेशन वाइज ये लार्जेस्ट फॉर्म करते थे। हुज मेन ऑक्यूपेशन वाज फार्मिंग। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग हुआ करता था पीजेंट्स का। और फ्यूडल सोसाइटी में यहाँ पे दो मेन ग्रुप्स थे, या दो मेन कैटेगरीज थी पीजेंट्स की। एक होते थे फ्री होल्डर्स और दूसरे होते थे सर्व्स। फ्री होल्डर्स कौन से होते थे? फ्री होल्डर्स वो होते थे जिनके पास
लैंड जो होती थी वो लॉर्ड की दी हुई होती थी और उनको कुछ टैक्स पे करना होता था अपने लॉर्ड को. दे गॉट देयर लैंड फ्रॉम द लॉर्ड. दे वर फ्री एंड ओनली पेड अ टैक्स कॉल्ड टेली फिक्स्ड बाय द लॉर्ड. तो फ्री होल्डर्स वो पीजेंट्स होते थे, वो किसान होते थे जिनको लैंड कल्टीवेशन के लिए लॉर्ड ही प्रोवाइड करता था, लेकिन उसको उनके एक्सचेंज में एक टैक्स पे करना होता था जिसको टैली बोलते थे, और ये टैक्स लॉर्ड ही फिक्स करता था. देन सर्व्स इनकी सबसे लोएस्ट पोजीशन होती थी फ्यूडल सोसाइटी में. दे वर्कड ऑन द लैंड ऑफ द लॉर्ड फॉर फ्री एंड हैड टू परफॉर्म ऑल लेबर फॉर हिम एज ही डिजायर्ड. तो सर्फ को हिंदी में गुलाम कहते थे, और ये वो लोग होते थे जो कि लॉर्ड की लैंड में वर्क करते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको वर्क करना पड़ता था. इनको कोई पे नहीं दी जाती थी उसके एक्सचेंज में, और जो भी काम लॉर्ड कहता था वो उनको करना पड़ता था. दे रिसीव नो वेजेस एंड कुड नॉट लीव द एस्टेट विदाउट द लॉर्ड्स परमिशन. तो ना तो इनको कोई वेज मिलती थी और ना ही ये एस्टेट को छोड़ सकते थे लॉर्ड की परमिशन के बिना. ठीक है, तो डिफरेंस इनमें यही है कि जो फ्री होल्डर्स होते थे उनको जो भी इनकम होती थी लैंड से वो अपने पास रखते थे और सिर्फ टैक्स पे करते थे लॉर्ड को, जबकि सर्व्स को ना तो कोई इनकम मिलती थी, ना ही कोई वेज दी जाती थी, ना वो जो वर्क कर रहे हैं उसकी इनकम वो अपने पास रख सकते थे. उनका काम था सिर्फ लेबर करना, और जो भी सर्विसेज लॉर्ड चाहता था वो सारी सर्विस उनको करनी पड़ती थी. ठीक है, इसके अलावा कुछ पीजेंट्स जो वो होते थे जिनके पास अपनी लैंड होती थी उनको फ्रीमैन की कैटेगरी में डालेंगे. ठीक है, तो ये जो पीजेंट्स हैं इनके पास अपनी लैंड नहीं होती, चाहे फ्री होल्डर है चाहे सर्व्स हैं, इनको लॉर्ड ही प्रोवाइड करता था लैंड. लेकिन कुछ पीजेंट्स वो भी होते थे जिनके पास अपनी लैंड होती थी और चाहे वो उस पर खुद काम करें या सर्व से करवा लें, वो उनकी इच्छा थी और वो फ्रीमैन की कैटेगरी में आते थे सोसाइटी में. क्लियर. नेक्स्ट है ओथ ऑफ एलिजियंस एंड इन्वेस्टिट्यूर. ये क्या है, देखो ये कुछ अदर फीचर्स में आ जाएंगे. अभी हमने फ्यूडल हायरार्की वाले फीचर्स किए थे, अभी फ्यूडलिज्म के अदर फीचर्स करने हैं. ओथ ऑफ एलिजियंस और इन्वेस्टिट्यूर, ये क्या है कि कुछ ओथ्स और कुछ एक ना फॉर्मेलिटीज़ की जाती थी जब लैंड प्रोवाइड करता था किंग या लॉर्ड अपने से लेसर लॉर्ड को. सो सर्टेन ओथ्स ऑफ एलिगेंस वर टेकन बोथ बाय द वेसल एंड द लॉर्ड बाइंडिंग ईच अदर. तो कुछ शपथ ली जाती थी जो कि दोनों को बाइंड करके रखती थी. फर्स्टली द सेरेमनी ऑफ होमेज वॉज परफॉर्म्ड इन विच द वेसल प्रॉमिस टू कीप फेथ विद हिज लॉर्ड एंड टू गार्ड हिम विद ऑल हिज स्ट्रेंथ. तो एक सेरेमनी ऑफ होमेज परफॉर्म की जाती थी जिसमें वेसल ये प्रॉमिस करता था कि वो हमेशा अपना जो विश्वास है वो कायम रखेगा और लॉर्ड को हमेशा अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ गार्ड करेगा, उसकी रक्षा करेगा. उसके बाद एक और सेरेमनी होती थी इन्वेस्टिट्यूर की. Then the ceremony of investiture was performed in which the Lord handed over a fief to his vessel and promised to keep him and his property safe. ठीक है, तो then investiture की जो सेरेमनी होती थी उसमें लॉर्ड अपने जो लैंड होती थी या फीफ जिसको बोलते थे वो हैंड ओवर कर देता था. जो भी उसके मतलब पेपर्स होते थे वो हैंड ओवर करता था कि ये मैंने आपको अब दे दी है, तो आप इसकी इनकम अपने पास रख सकते हो और कुछ जो भी प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करेगा. तो लैंड जब प्रोवाइड की जाती थी उसको एक सेरेमनी ऑफ इन्वेस्टिट्यूर बोलते थे. तो ये कुछ ना फॉर्मेलिटीज़ होती थी कि जब लैंड दी जाती थी तो सेरेमनीज़ की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता था. ठीक है, तो पहले शपथ ली जाती थी, फिर सेरेमनीज़ की जाती थी, तो पार्टी टाइप ये होता था. फाइन. नेक्स्ट है मिलिट्री सर्विस. ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. The vessel had to supply a stipulated number of armed men, generally known as knights, including his horses, armor and weapons in times of conflict or war. तो जो भी वेसल होता था जिसको लैंड प्रोवाइड की गई है किसी लॉर्ड से, चाहे वो ओवर लॉर्ड है या उससे ऊपर का किंग ही है, उसको उसने मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी जिनको जनरली नाइट्स बोलते थे. तो नाइट्स भी और उसके हॉर्सेस, आर्मर, हथियार, वेपन सब कुछ वॉर के टाइम पे प्रोवाइड करना होता था. ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था फ्यूडलिज्म का. देन मेनर बोलते थे लैंड को. इट वॉज अ सर्टेन पार्ट ऑफ फीफ हेल्ड पर्सनली बाय द लॉर्ड विच कंसिस्टेड ऑफ वन और मोर विलेजेस. ये मेनर वो पार्ट होता था फीफ का. अब देखो लैंड किंगडम
लैंड है उसका कुछ पार्ट जो किंग अपने पास रखता था उसको तो क्राउन लैंड बोलते थे, बाकी जो बचा उसको बोलते थे फीफ। इसको मैं 1 मिनट डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द एंटायर लैंड। इतनी लैंड किंग ने अपने पास रख ली, तो इसमें जो भी इनकम हो रही है यहाँ पे उसका एक महल होगा, ठीक है। तो किंग की ये सारी लैंड है जिसको क्राउन लैंड बोलेंगे। उसके बाद ये जो इतनी भी लैंड बची ये है फीफ। अब इस फीफ में सॉरी 1 मिनट फिर से बना देती हूँ। ये लैंड है और इतनी लैंड किंग की है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना ये सारा है फीफ। अब इस फीफ का कुछ पार्ट लॉर्ड अपने पास रखता था। मान लो अगर ये एक ही लॉर्ड की लैंड है तो वो जो ये फीफ है उसका कुछ पार्ट वो अपने पास रखेगा। ये रेड कलर का मान लो, इसको बोलते थे मेनर। बाकी ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो उसने आगे फर्दर लॉर्ड्स को प्रोवाइड कर दिया या पीजेंट्स को दे दिया। मतलब अगर लॉर्ड है, नोबल है, तो उसने नाइट्स को दे दिया, नाइट्स ने आगे पीजेंट्स को दे दिया। तो ये तो फीफ है ग्रीन वाला जो पार्ट है। लेकिन रेड वाला जो पार्ट है जो लॉर्ड ने अपने पास रखा है उसको बोलते हैं मेनर, ठीक है। ये मेनर जो होता था यहाँ पे लॉर्ड का अपना घर भी होता था, अपना चर्च भी होता था, अपनी कोर्ट होती थी। तो यहाँ पे सारा कुछ लॉर्ड का होता था। बाकी ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो क्या है, वो फीफ ही है जो उसने नाइट्स को प्रोवाइड कर दी। और किंग के लिए ये रेड वाला भी फीफ ही है क्योंकि वो उसने लॉर्ड को दे दिया। और क्योंकि लॉर्ड ने इसको अपने पास रखा है तो इसको हम मेनर बोलेंगे। फाइन। सो मेनर क्या होता था, एक सर्टेन पार्ट होता था फीफ का, हेल्ड पर्सनली बाय द लॉर्ड विच कंसिस्टेड ऑफ 1 और मोर विलेजेस। तो एक या एक से ज़्यादा विलेज होते थे इसमें। द लॉर्ड देयर हैड हिज कासल और मेनर हाउस। लॉर्ड का यहाँ पे कासल होता था, किला होता था जिसको मेनर हाउस भी कहते थे। एंड हिज ओन कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर हिम अलॉन्ग विद द चर्च, फीफ, पास्चर्स, मिल्स, ग्रेनरीज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें उसमें हुआ करती थी। और एक कोर्ट भी होती थी जहाँ पे लॉर्ड बैठा करता था और जो भी अपने फैसले सुनाया करता था, ठीक है। ऑल द अर्निंग्स ऑफ द मेनर वॉज केप्ट बाय द लॉर्ड। तो जो भी मेनर में इनकम होती थी वो सारी लॉर्ड की होती थी। क्लियर। नेक्स्ट है चर्च एज द पॉलिटिकल पावर। चर्च की ना देखो पॉलिटिकल पावर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। द कैथोलिक चर्च बिकेम द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिडिवल पीरियड। किंग्स डिराइव्ड मच ऑफ देयर पावर फ्रॉम देयर अलायंसेस विद एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चर्च। तो चर्च का पॉलिटिकल जो रोल था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था मिडिवल टाइम्स की यूरोपियन सोसाइटी में, खासकर फ्यूडलिज्म के टाइम। और किंग की जो पावर थी ना वो भी चर्च के थ्रू ही थी। अगर तो किंग ने चर्च के साथ अपने अलायंसेस गुड रखे हैं तो किंग की पावर थी, अदरवाइज चर्च किंग को भी गद्दी से उतार दिया करता था, ठीक है। द कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉज, ओन लैंड्स गिवन टू इट बाय द रूलर्स एंड कुड लेवी टैक्सेस। तो कैथोलिक चर्च के अपने लॉज होते थे, अपनी लैंड भी होती थी और रूलर्स भी अपने ही होते थे। किंग वही रूल करेगा जो चर्च के साथ गुड अलायंसेस मेंटेन करेगा, अदरवाइज नहीं। और चर्च टैक्सेस भी लेवी कर सकता था। तो एक लग्जीरियस लाइफ भी जीते थे जो चर्च के पोप्स होते थे। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ना मल प्रैक्टिसेस आ गई थी। देन है विलेज बेस्ड इकॉनमी। अब क्योंकि ये लैंड बेस्ड इकॉनमी थी सारी फ्यूडलिज्म में, तो लैंड विलेज में ही होता है मेनली, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग का ही काम हो रहा है, कोई इंडस्ट्री का काम तो हो नहीं रहा। So economy in the feudal system was village based and the villages were self sufficient। तो villages self sufficient थे, मतलब उनको टाउन्स और सिटीज़ में कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी ज़्यादा आने जाने की। There was decline in towns as well as trade during this period। तो इस टाइम पे क्या था कि ट्रेड और कॉमर्स का डिक्लाइन हो गया था, लैंड बेस्ड विलेज इकॉनमी ही चल रही थी, ठीक है। तो फीचर्स जो है फ्यूडलिज्म के यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग PDF नोट्स परचेस करने हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और PDF आपको इसका मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी सजेशंस भी मुझे बता सकते हैं और कोई क्वेरी है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए चाहे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।